डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। लॉकडाउन के बीच शहर में चोरों का आतंक भी शुरू हो गया है। गुरुवार की रात चोरों ने मिठनपुरा थाना इलाके के हरिसभा चौक स्थित साजन कलेक्शन नामक कपड़ा दुकान का ताला काटकर जमकर उत्पात मचाया है। चोरों ने दुकान में रखे कैश, चांदी का सिक्का समेत लगभग 7 लाख के रेडीमेड कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार अनिल कुमार ने बताया कि हर दिन मिठनपुरा थाने की गश्ती गाड़ी हरिसभा चौक पर रहती है। इसके बावजूद भी चोरों का हौसला इतना बुलंद है कि बीच चौक पर ताला काटकर दुकान में चोरी कर ली जाती है। दुकानदार ने बताया कि इससे पूर्व भी दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन उस वक्त भी थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बगल के एक दुकानदार है, उसका स्टाफ फोन किया सुबह सुबह कि ऐसा है कि आपका दुकान का ताला कटा हुआ है। फिर भागे भागे आए, यहाँ देखे तो सारा दुकान का सारा माल गायब है। गल्ला में से भी 2 चांदी का सिक्का था, वो भी गायब है। 4500 रुपया था, वो भी गायब है। कुछ खुला पैसा भी और होगा तो कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के पूरा माल जो है दुकान का, मेनली जीन्स, कुछ लूज शर्ट, ये सब जो भी है सारा गायब हो गया। तो पूरा अभी लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग बर्बाद हुए पड़े हैं और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में ताला काट करके चोरी हो रहा है। प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ लगी रहती है, फिर भी ये स्थिति है। ये चौक पे लगी रहती है, मिठनपुरा थाना की गाड़ी हमेशा लगी रहती है। हाँ, हरिसभा चौक पे लगी रहती है। उसके बाद यहाँ सामने CCTV कैमरा जो है प्रशासन का लगा हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो कोई चोर सामान लेके जा रहा होगा, उसका भी वो विजुअल देख सकती है, क्योंकि सामने लगा हुआ है यहाँ पे। पूर्व में भी चोरी हो चुका है। हाँ, 3 साल पहले भी चोरी हुआ था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना माल पकड़ाया, कुछ भी नहीं हुआ। आज के नुकसान क्या है? आज का लगभग वही 5-7 लाख रुपया का लगभग का माल जो है गायब है। कैश कितना था? कैश 4500 प्लस खुला था, 2-3 चांदी का सिक्का होगा, ये सब ले गया इसमें से। देखिए, पुलिस की गश्ती पर भी सवाल है। अब तो कहा नहीं जा सकता है कि लॉकडाउन की स्थिति में आदमी कोई भी दुकानदार तो डेली आकर देखेगा नहीं। फिर भी चलिए, जो होना था तो हो गया। अब इसमें क्या कहा जा सकता है? प्रशासनिक लापरवाही तो दिख ही रहा है। चोर के अंदर जो है प्रशासन को कोई ये है ही नहीं कि डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। अगर डर होता तो ऐसा घटना नहीं होता। वो भी ताला काट करके तरीका से ले जाना पूरा दुकान का, सिर्फ शर्ट का कुछ डब्बा छोड़ दिया, बाद बाकी टोटल जीन्स का जो रहता टोटल खाली कर दिया। पूर्व मेयर वर्षा सिंह के पति और वर्तमान में वार्ड 22 के पार्षद रहे संजीव चौहान की शुक्रवार की दोपहर हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया कि संजीव चौहान को सीने में दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पार्षद की मौत की खबर सुनते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला, पार्षद राकेश कुमार पप्पू, अभिमन्यु कुमार, पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी सहित कई अन्य पार्षद एवं पूर्व पार्षदों ने शोक संवेदना जताते हुए पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। संजीव चौहान पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी के काफी करीबी रहे हैं। मृत्युपरांत उनका कोरोना का सैंपल लेकर जांच के लिए SKMCH भेजा गया है। हम लोग के मुजफ्फरपुर का आन बान शान युवा हृदय सम्राट था हमारे भाई संजीव चौहान जी के बहुत दुखद खबर सुने हैं, आए हैं और पूरा मुजफ्फरपुर सन है इस बात को सुन के कि इतने कम उम्र में वह निगम पार्षद भी थे, उनकी पत्नी मेयर भी रही और एक सामाजिक व्यक्ति थे जो हम लोग के बीच नहीं रहे। आज हम सब कांग्रेस परिवार की ओर से उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत दुखद घटना है ये। 2007 से हम लोग नगर निगम में काम कर रहे थे। आज अभी जो है 2-2.5 के बीच में सूचना मिला कि उनका देहांत हो गया है। हम लोगों को बहुत इससे आत्मा दुख है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और जिला प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि कोई भी शहर का जो बीमार आदमी होता है तो उस पर जो चिकित्सक जो है ये लगा देते हैं कि कोरोना का जांच के बाद इलाज करेंगे, इसको हटाया जाए। क्योंकि हल्का सा सीजनली बुखार भी रहता है, उसको भी जो है डॉक्टर लोग कोरोना का रूप देख के जब तक जांच नहीं आता है तो इलाज नहीं करते हैं, जिसके कारण कितने लोगों की मौत हो जा रही है। ये चीज़ एक गलत है, परंपरा है। डॉक्टर ईश्वर का रूप है और
जब ईश्वर हाथ छीन लेगा तो ऐसे आदमी का प्राण निकल जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि कोरोना के अवधि में जो भी डॉक्टर जो भी बीमार है या तो उनका फास्ट कोरोना का जांच करके इलाज करावे, या नहीं तो जो 72 घंटा के बाद जो जांच आती है जिसके कारण डॉक्टर लोग जो है इलाज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हर लोगों का आदमी की मौत हो जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हर डॉक्टर को ये निर्देश देना चाहिए कि भाई तुरंत में इलाज करे, अपना फर्स्ट एड करे, कम से कम कोरोना का इलाज करे, कोरोना का करे, नहीं तो जो बीमारी उसका इलाज करे। कोरोना के जांच के अभाव में मरीज का इलाज न करे, ये अनुचित है। आज एक जनप्रतिनिधि शहर के जो जुझारू थे 2007 से निगम के बोर्ड में थे, उनकी पत्नी मेयर भी थी, आज उनका आदमी की मौत हो गया है। इसमें चिकित्सक का भी लापरवाही है और इसका हम खेद व्यक्त करते हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो है इस परंपरा। संजीव भाई हमारे मित्र थे, आज नहीं है, इसके लिए बहुत दुख है हम लोग को, और डॉक्टर की लापरवाही से दिन देखने को मिला है, इसके लिए और हम लोग को दुख है। और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका ऐसा व्यवस्था किया जाए कि कोरोना का जांच होते रहे, लेकिन इलाज भी जरूरी है। इलाज के कारण कोई आदमी मर जाए ये बात उचित नहीं है। से हम लोग के वरिष्ठ साथी थे, मित्र थे, हम लोग संघीय पार्षद थे, आज ही नहीं है, इसलिए हम लोग को काफ़ी दुख है। बहुत ही दुखद है। हम लोग के परिवार के सदस्य थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे इस विपत्ति को झेलने का। बाकी हम लोग क्या कह सकते हैं। काफ़ी देर समय से आपको साथ दिखाए हैं, साथ काम किए हैं। हम लोग साथ हैं, परिवार के अंग हैं हम लोग का। निगम का एक अपना परिवार है, शहर के हैं। ये बहुत बड़ा क्षति है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। और बहुत पुराना संबंध था इनसे। बहुत बड़ा क्षति हमारे शहर को हुआ है। जो कि पूर्व महापौर के ये पति भी थे, शहर के लिए बहुत कुछ किए थे ये, और कुछ इनके लिए शब्द नहीं है। बहुत दुख हुआ सुनकर, बड़े भाई की तरह थे। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ और पूर्व मेयर श्रीमती वर्षा देवी के लिए भी करता हूँ ताकि वो हिम्मत हो उनको। उनके पति थे और हम लोग के भाई की तरह थे, हम उनको ये करते समाज। ये हमारे पुराने साथी रह चुके हैं। 2 बार इनकी पत्नी भी पार्षद थी, हम लोग के एक बार पार्षद थी, एक बार मैंने महापौर थी, और अभी ये वर्तमान में पार्षद थे नगर निगम में। हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हम लोग जहाँ तक मदद होगा उनको हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ वार्ड के आम जनता से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे जो इनके इस दुख के घड़ी में इनका साथ दें। और इनके लिए जो भी कहा जाए बहुत कम थे, बहुत कर्मठ योग हम लोग के बीच रह चुके हैं पार्षद के रूप में, अभी वर्तमान में भी पार्षद थे। आशा करते हैं कि इनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे जो आगे भी सही से इनका बाल बच्चा सही से काम करे। समाज के हित में हमेशा ही आगे रहे हैं और समाज भी इनके साथ हमेशा रहेगा। अक्समार छोटे भाई संजीव चौहान की मौत ने झकझोर के रख दिया है। शब्द नहीं है। ईश्वर संजीव को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार के सदस्यों को शक्ति प्रदान करे। शुभंकरपुर बीसी पॉइंट द्वारा अंगूठा लगाने के बाद रुपए नहीं देने को लेकर गुरुवार को दर्जनों उपभोक्ताओं ने सेंट्रल बैंक के दामोदरपुर शाखा में जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीसी पॉइंट के संचालक के खिलाफ मैनेजर से शिकायत भी की गई। बैंक मैनेजर ने सभी को रुपए वापस करने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाकर उपभोक्ता शांत हुए। उपभोक्ता में महिलाएं अधिक थीं। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक दामोदरपुर के नियंत्रणाधीन बैंक कलेक्शन बीसी पॉइंट शुभंकरपुर के 20 उपभोक्ता दोपहर में बैंक शाखा पहुंचे। रुपए वापसी करने को लेकर हंगामा करने लगे। उपभोक्ताओं ने मैनेजर एमके मिश्रा को बताया कि वे लोग शुभंकरपुर बीसी के उपभोक्ता हैं। सभी का खाता आधार से लिंक्ड है। रुपए निकालने से पहले संचालक ने सभी का अंगूठा लगवा लिया। खाते से राशि भी निकाल ली गई, लेकिन उन लोगों को एक भी रुपया नहीं मिला। जब इस संबंध में संचालक से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि लिंक फेल होने की वजह से रुपए की निकासी नहीं हो सकी है, लेकिन लिंक आने के बाद भी ग्राहकों को राशि नहीं मिली। इसके बाद वे लोग बैंक पहुंचकर हंगामा करने लगे।
इधर बैंक मैनेजर M.K. मिश्रा ने बताया कि सभी की शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में वे अपने नियंत्रणीय कार्यालय और SSPL को इस संबंध में मेल भी कर दिया है। SSPL ने तो रिप्लाई भी कर दिया है। बताया गया है कि सभी की राशि मिलान के बाद खाते में चली जाएगी। 5वां महीना में 3 तारीख के 10,000 रुपया निकालने आए थे, तो कहा मैनेजर किसी आधार कार्ड से लिंक है, जाइए बाहर निकालिए। बाहर गया तो लिंक फेल है। अब देख रहे हैं तो 265 रुपया है खाता पर। कितना था? 42,000 रुपया है। कौन निकाल लिया? नहीं पता है कौन निकाल लिया। जब मालूम रहता जो निकाल लिया है तो उसी में पता नहीं लगाते। अब पर सुन रहे हैं कि वो पैसा चोरी हो गया है। हम लोग तो आधार कार्ड से इसलिए खाता खोलाए थे, जब मर्जी होगा निकाल लेंगे। हाँ, बैंक से पैसा गायब है। 42,000 रुपया, 42,000 रुपया में 252 रुपया है कि 65 रुपया खाता पर। मेरा पैसा अप्रैल मंथ में 2 तारीख को हम पैसा जमा किए और मई में भी 2 तारीख को 3-3 हज़ार रुपया जमा किए। उसके बाद है सो जून महीना में 4500 रुपया जमा किए। पहले भी पैसा मेरा था, सारा पैसा है सो काट लिया। मेरा पैसा भी जमा नहीं किया और मात्र है सो 75 रुपया इसमें अकाउंट में बता रहा है। और मेरा है सो वही है सो जमा कुल किए हुए थे 12,000 रुपया और पहले से पूरा पैसा था मेरा 1,000 रुपया इसमें अकाउंट में रहा होगा। तो बैंक क्या बोला? बैंक बोला है कि एप्लीकेशन लिख करके दीजिए और आपका पैसा वापस होगा कभी 20 दिन के बाद। जो भी दिया जाएगा अपना 20 दिन के बाद है सो कुछ एक्शन लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद सागर हुआ। और जब भी हम यहाँ पर जाते थे इसमें अप टू डेट कराने के लिए तो कहता था क्या कि मशीन खराब है। और जब भी हम उसके यहाँ जमा किए तो मान लीजिए कि हम यहाँ आए तो अप टू डेट हो जाता, तो उसी समय मेरा पता चल जाता कि मेरा पैसा है सो इसमें नहीं हुआ है जमा। तो उसी टोटल वही है सो 15,000 रुपया मेरा गया। कितना सब लोग का मिला के लाखों करोड़ों रुपया है सो क्या हुआ। लगभग होगा ये जो घटना हुई? लगभग 100 आदमी का होगा। कैसे गायब होता है पैसा गायब हुआ है कि मान गए कि वो मैनेजर साहब कहते हैं कि बाहर जाइए, आपका माने लिंक है, खाता लिंक है। और माने आधार कार्ड से एक बार में पैसा माने निकला है माने 59,000 रुपया और पार्टी के मिला है 20,000 रुपया। जो मैनेजर पूछता था कि आपका माने पसेना से औड़ी भीगा हुआ है, औंठा बोरी है। 6 बार पैसा एक दिन में 6 बार पैसा निकालना है। एक बार निकालना है 10,000 5 बेर और 9,000 रुपया मैंने निकला है एक बेर। 59,000 रुपया हुआ। कौन बैंक का शाखा है? यही दामोदरपुर सेंट्रल बैंक का। मैनेजर साहब क्या बोले? मैनेजर साहब बोले कि दरखास्त लिख के दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। तो कल मैनेजर साहब से एप्लीकेशन पर माने मोहर मरवा के रिसीविंग लिए एप्लीकेशन दिए, कहा कि आने दीजिए अगला को तो हम पैसा रिकवरी आपको करके। कौन है? बोलो मिनी ब्रांच खोले हुए हैं मैंने बगल में, यही खोले हुए हैं मिनी ब्रांच बगल में। शुक्रवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यालय में कर्मियों को जैसे ही 16 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने की सूचना मिली, वैसे ही सभी कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। कार्यालय का हर कर्मी डरा हुआ था। कार्यालय में चुनाव संबंधी काम चल रहा था और सभी कर्मी एक दूसरे के संपर्क में थे। कार्यालय के बाहर में खड़े कर्मियों ने बताया कि वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जब तक पूरे कार्यालय का सैनिटाइजेशन नहीं कराया जाता है तब तक कोई भी कर्मी कार्यालय में नहीं जाना चाह रहा है। फिलहाल तो हम लोग प्रेस को दिए हैं। दहशत का माहौल है, सारे कर्मी बाहर ही हैं, हम लोग कोई आदमी भीतर नहीं गए हैं। अधिकारी वगैरह से कोई बात हुई है कि? अधिकारी से एक दिवाकर बाबू हैं, सब डिविजनल इलेक्शन अफसर, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि डीएम साहब को आने दीजिए, डीएम साहब इस पर क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद ही कोई बात होगी। हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि डीएम साहब ऑफिस में नहीं है, कहीं गए। कर्मी पाए गए हैं, अभी रिपोर्ट हम लोगों को भेजा गया है व्हाट्सएप पर। अच्छा। और यहाँ आए हैं तो ऊपर एफएलसी हॉल बंद है और हम लोग आए हुए हैं। अब डीएम साहब का क्या उस पर एक्शन प्लान होता है। कुछ लोग गए हैं इलेक्शन ऑफिस, उसी का पता करने के लिए। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बेतिया वाल्मीकि नगर इलाके के जंगलों से गंडक नदी की बाढ़ में बहकर 7 हिरन मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती क्षेत्र पारू प्रखंड क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां वन विभाग के अधिकारियों ने अपने वन क्षेत्र रामचंद्रपुर पंचायत पारू इलाके में सुरक्षित स्थान पर रखा है।
मुजफ्फरपुर जिला के वन विभाग के रेंज ऑफिसर पश्चिमी उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लगातार 2-3 दिनों से गंडक नदी की बाढ़ में बहकर 7 हिरन मुजफ्फरपुर जिले में पहुंच गए हैं, जिन्हें कल सुरक्षित उदयपुर पश्चिमी चंपारण वन विभाग में भेज दिया जाएगा। हाँ, सही न्यूज है आपको। ये प्राय प्रतिवर्ष पहले भी इस तरह की घटना हुई है। वो बेतिया के जंगलों में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वैसी स्थिति में हिरन जो है गंडक में बह करके और मुजफ्फरपुर जिला में भी आ जाता है, और जहाँ किनारा उसको मिलता है, कहीं रुकावट मिलता है तो उस जगह आके फंसा हुआ रहता है। आसपास के ग्रामीण उसको ऊपर निकाल लेते हैं और वन विभाग को सूचना देते हैं कि इस तरह का हिरन बह करके आया है और उसको आप सुरक्षित जगह ले जाएं। वैसे ही 15 जुलाई को सूचना मिली माधोपुर हजारी से कि 3 हिरन बह करके आया है, माधोपुर हजारी गांव में सुरक्षित है। हम स्टाफ को भेजे वहां और उसको वाहन से सुरक्षित रामचंद्रपुर नर्सरी में लाकर रखे हैं। उसके बाद 16 तारीख को भी सूचना मिली कि 2 हिरन बह करके आया है, एक धरफरी में है और एक मनिकपुर में, एक माधोपुर में। तो मनिकपुर से भी वाहन के द्वारा उसको रामचंद्रपुर नर्सरी में लाकर सुरक्षित रखा गया और माधोपुर हजारी से भी लाकर के सुरक्षित रखा गया। 5 हिरन कल तक के हो गया था। आज जो सूचना मिली सुबह में कि फिर 2 हिरन बह करके आया है, एक धरफरी में और एक माधोपुर हजारी में सुरक्षित रखा हुआ है, उसे आप बरामद कर लें। हम इन सभी हिरणों का क्या किया जाएगा? सभी हिरणों को मैं ला करके अभी रामचंद्रपुर नर्सरी में सुरक्षित रखा हूं। वो आज रेस्ट ले लेगा। कल उसको उदयपुर सेंचुरी जो है बेतिया में, पहले भी वहां मैं भिजवाया हूं विगत वर्षों में। कल उसको वाहन से उदयपुर सेंचुरी में भेजवा दूंगा। बाढ़ ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है, जिससे जिले में अब बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। कई परिवारों ने ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए जगह लेना भी शुरू कर दिया है। जहां एक और बागमती नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी से 3 प्रखंडों में थोड़ी राहत मिली है, वहीं अब जिले की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाने वाली बूढ़ी गंडक के जलस्तर में हो रही वृद्धि से कई इलाकों के निचले हिस्से में पानी बढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर जिले के कांटी प्रखंड के कोल्हुआ, पैगंबरपुर और लश्करीपुर पंचायत के ही मिठनसराय के गांव में बूढ़ी गंडक ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। नेपाल और उसके तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण अब एक बार फिर से बाढ़ की भयावह त्रासदी लाने वाली बूढ़ी गंडक नदी इस बार फिर अपनी पूरी आक्रामकता में है, जिससे लोग ऊंची जगहों की तलाश में जुट गए हैं। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 के पास भी कई परिवारों ने अपना आशियाना बना लिया है। तो वहीं कांटी प्रखंड के मिठनसराय में रह रहे ग्रामीणों ने कहा कि इस दौरान सरकार की ओर से की जाने वाली तमाम व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी है। साथ ही आने जाने का कोई भी साधन नहीं होने से लोगों की समस्याओं में हर दिन इजाफा होता जा रहा है और अब जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और खाने के लिए परेशानी है, खाने के लिए गरीब आदमी कमाता है न खाता है। लोग सरकार लगा दिया, हमरा कथी न बेटा है कमा कोई ठीक नहीं है। कहाँ पे घर इधर कहाँ हुआ? यही सामने में। पानी कब आई है यहाँ? पानी तो हो गया 4 दिन हो गया। अब आप लोग NH पर ही आ गए हैं। हाँ। कोई मदद सरकार से मिल रही है? कोई नहीं पूछने आता है, पता है कि भोलेगा तो अब हम डूब जाए माने 2-3 को डूब गया है और बाकी हो तो सूखना भी है, जो नहीं आएगा तो उसका मतलब हम लोग ऐसे ही रह जाए। कितना आबादी है, मतलब कितना घर यहाँ पे डूबा है? यहाँ तो घर बस 3 गोरा के है, 4 गोरा है, 5 गोरा। कितना परिवार रहता है यहाँ पे? ये जन बात हो रहा है 2-4 गोरा हम एक ठेंगा रहता है और वो में रहता है। राहत वाहत की कोई व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं, खाना माया लगता है तो उनमें से कोई आश्वासन दिया गया है कि पानी कम होगा तो मिलेगी मदद? या कुछ भी नहीं। कौन सा पंचायत है ये? कोल्हुआ पंचायत। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जब से हिंदू वाहिनी के द्वारा शहर का नाम बदलने का ऐलान किया गया है, तब से प्रदेश अध्यक्ष जिला संरक्षण एवं अन्य कार्यकर्ताओं को मिल रही धमकी, जिला संरक्षण के गाड़ी के ऊपर सदातपुर में किया गया हमला एवं सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने पर कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू प्रधान, जिला संरक्षण अमित शुक्ला, जिला अध्यक्ष अनिल कुमार, जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार, प्रदेश अध्यक्ष महंत अभिषेक पाठक, मंदिर समिति प्रदेश उपाध्यक्ष योगी अभिषेक, जिला प्रवक्ता शुभम भारद्वाज, जिला IT सेल निखिल स्वराज, आकाश सिंह राजपूत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जो कि विदेशी ये लेनिन चौक या इस्लामपुर ये सब का नाम बदलने का आह्वान किया गया हमारे हिंदू युवा वाहिनी संगठन के द्वारा, तो कुछ अराजक तत्व और कुछ जिहादी द्वारा हमें और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को ये आपको दुबई से भी कुछ फ़ोन आया, धमकी दिया गया जान से मारने का। हमारे जिला संरक्षक महोदय के कार पर हमला किया गया। काटी के रास्ते में हम लोग एक प्रोग्राम करके आ रहे थे जो कि सुधा डेयरी है, वहाँ पर ईटा रोड़ा चला के हमारे ये जिला संरक्षक के कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पर हम उन जिहादियों, उन आतंकियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि डरते तो वो हैं जो आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके दिल में प्राण बसते हैं। अरे हम तो मौत को भी देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि हमारे दिल में श्री राम बसते हैं। और उन आतंकियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा संगठन हमेशा हिंदू विचारधारा में कार्य करता आया है और हमेशा ही हिंदुत्व विचारधारा पर कार्य करता रहेगा। जब तक हमारे शरीर में एक खून का एक कतरा भी रहेगा, हम लोग हिंदुत्व के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रशासन को कुछ बताएं? प्रशासन को हमने ये अपना जो जान माल के लिए सुरक्षा का आवेदन हमने दे दिया है। अब इसकी आगे की जिम्मेवारी अब जिला प्रशासन की होगी। जय श्री राम। मेरा नाम अमित शुक्ला हुआ। मैं मुजफ्फरपुर जिला का जिला संरक्षक हूँ। आज से 5-6 दिन पहले हम और मेरे प्रदेश अध्यक्ष काटी से एक मीटिंग करके आ रहे थे संगठन का, और मेरे कार पे हमला हुआ जिसका मैंने कोर्ट में केस भी दायर किया है। और मैं सारे हिंदू समाज को लेके चलता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अगर हमने विदेशी आक्रांताओं का नाम इस शहर से हटाना चाहा है तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भारतवंशी नहीं थे। अगर भारतवंशी रहते तो उनका नाम भी रखा जाता। हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है और इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे वो कितने भी धमकी दे, कितने भी टॉर्चर करे, कुछ भी करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उनसे फरियाने के लिए अकेला काफ़ी हूँ और मेरा संगठन तो उनको कहाँ भेज देगा वो भी पता नहीं चलेगा। हमलावरों में एक आदमी जो मतलब मास्क पहने हुए था वो मेरा नाम शायद जान रहा था, अमित शुक्ला यही है, और उसके बगल में शायद यही प्रदेश अध्यक्ष है। और बाकी 3 अज्ञात हमको लगे और तीनों के मुंह पे मास्क था। मतलब चार लोग थे, चारों के मुंह पे मास्क था, जिसमें से एक आदमी मेरा नाम जान रहा था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।